ओके चलो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली देखो तुमने ये तो चीज़ें समझ ही ली होगी। हमारी आज ऑर्गेनिक की वैसे फर्स्ट क्लास है, बट यू माइट बी नोइंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ एक बहुत वास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग 117 एलिमेंट्स एक साथ एक तरफ पढ़ते हैं और सिर्फ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एक साइड पढ़ते हैं। तो कैन यू इमेजिन द वास्टनेस? ओके, Yes, ma'am. इट्स वेरी वास्ट, इट्स वेरी बिग। Yes, ma'am. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे कंपाउंड, कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो जो पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी इसकी वो ये होती थी कि ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता था, दे यूज्ड टू से कि जो भी कंपाउंड्स हैं which are being produced by living organisms. Now living organism को किस कैटेगरी में डालोगे? ठीक है, जैसे जो भी कंपाउंड्स हैं जो विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दिस वेंट टू दी दिस वेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल शुगर कहाँ से प्रोड्यूस होती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ शुगर केन से। Sugar cane. पीपल नो इट। Photosynthesis. यस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ शुगर? Photosynthesis. On plants. यस, प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ओके, फिर जैसे जो भी हमारे पेट्रोलियम फ्यूल है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो भी कैसे कंपाउंड्स हो गए? वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ओके, फिर जैसे विनेगर है, विनेगर भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं ना, उससे विनेगर प्रोड्यूस होता है। Yes. होता है फ्रूट से किसी Yes. चीज का। तो अगेन फ्रूट्स कहाँ से आए? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए, तो फिर से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में चला गया। फिर उसके बाद में लाइक यू कैन इमेजिन ऑफ सच एग्जांपल, प्रोटीन्स हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होती है तो वो भी इसमें चली गई। बट क्या हुआ लेटर ऑन, लाइक एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, यूरिया को मैन्युफैक्चर कर दिया लैब में। यूरिया गॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द लैब। And urea is which type of compound? Urea is an organic compound. Organic. पुरानी definition के हिसाब से it was an organic compound. तो इस वजह से it was manufactured in lab। और कैसे manufacture हुआ? अमोनियम कार्बोमेट को हीट कर दिया, उस हीटिंग से हमें मिला अमोनिया, NH2CO NH2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला यूरिया। ऐसे ही मीथेन को भी मैन्युफैक्चर कर दिया गया लैब में। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करने लग गए लैब में। तो ये जो पुरानी डेफिनेशन थी ना यहाँ पर, और अमोनियम कार्बोमेट कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? देख के बताओ। इनऑर्गेनिक, क्योंकि हमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता है। इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब दैट मीन्स हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस डेफिनेशन वाज डिस्कार्डेड एंड वी वेंट टुवर्ड्स अ न्यू डेफिनेशन। सो व्हाट इज माय न्यू डेफिनेशन? So new definition means you can compounds formed from carbon, hydrogen and their derivatives. Okay, so compounds which are formed from hydrocarbons. Now what do you mean by hydrocarbons? नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो किससे बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डालेंगे, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो पहली चीज, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सबसे पहली डेफिनेशन, तो हाइड्रोकार्बन्स मींस जो कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन containing compounds are called as hydrocarbons. For example, methane बोल दो, benzene बोल दो, acetylene बोल दो। See, all these contain carbon and hydrogen, so these are called as hydrocarbons. इनके derivatives क्या होते हैं? Derivatives में आ जाता है कि you are going to replace one atom
one or more atoms of hydrogen by another atom or group of atoms, और another atom और group of atoms से अगर हम replace कर देते हैं तो वो उसका derivative बन जाता है another atom और group of atom. Like तुमने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह OH लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव. तो नाउ जो ये नया कंपाउंड बना है ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, जो ये नया कंपाउंड बना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में मैम जाएगा? जाएगा। जाएगा. ऐसे ही हमने क्या किया, ये एक हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह CN ले आए. So again it will become the derivative and it will also come in the category of organic compound. So these are the derivatives. Similarly मैंने क्या किया, सपोजिंग C2H4 था, उसमें से H निकाल दिया और उसकी जगह SO3H लगा दिया. So again see, it will again become the derivative of this. Can you see what are derivatives? Can you people understand what are derivatives? यस मैम। तो ये डेफिनेशन है, बट डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन भी बहुत बच्चों को समझ नहीं आती. तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स which contain कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होना कंपल्सरीली है, प्राइमरीली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो कंपल्सरी है. एंड मे कंटेन, इसका होना या ना होना जरूरी है. मे कंटेन ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, हैलोजेंस भी हो सकते हैं. हैलोजेंस पता है ना कौन से होते हैं? कौन से होते हैं हैलोजेंस? Chlorine, bromine, Yes, and sulfur. It may contain any of these compounds are categorized under organic compounds. So ये कुछ भी हो प्लस इनमें से ये 3-4 एलिमेंट्स हो तो they are called as organic compounds. अभी भी जो कार्बन है अपने कुछ फुटप्रिंट्स इनऑर्गेनिक में छोड़ आया है. कौन से फुटप्रिंट्स छोड़ आया है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. आर दे ऑर्गेनिक? Are they organic? No, ma'am. Why they are not No, ma'am. organic? Why they are not organic? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं आ रहा है. देखो क्या उसमें हाइड्रोजन है? No, ma'am. ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए. सो दीज आर, एंड H2CO3 में तुम बोलोगे हाइड्रोजन है, बट ये क्या स्टेबल होता है? H2CO3 स्टेबल नहीं होता. कोल्ड ड्रिंक नो मैम। तो अगेन दैट इज द रीजन. और उसी के जो डेरिवेटिव्स हैं ये सब अनस्टेबल हो जाएंगे. CO2 और हाइड्रोजन अच्छे से बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सारे कंपाउंड्स किस कैटेगरी में हैं अभी भी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, फाइन. अब देखो इतने सारे, क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, कैटिनेशन करता है, ये सब करता है, तो इसकी वजह से कार्बन टेंड्स टू फॉर्म लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. लाइक तुम अपने आसपास इमेजिन करो कोई कंपाउंड, कोई मतलब चीज हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इन्वॉल्व हो. ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है. इसका मतलब इसका जो पढ़ना होगा वो भी बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत वैरायटी में बनेगा. तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक स्टडी है. इसकी रिएक्शन, जैसे मैथ्स में बेसिक्स पता हो तो आगे मूव कर जाते हो ना. ओके, तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत सिस्टमैटिक स्टडी होता है, एक तरीका होता है. अगर उस तरीके को तुम समझ जाओ तो तुम्हें रिएक्शंस रटनी नहीं पड़ेंगी, लर्न नहीं करनी पड़ेगी. उसका मैकेनिज्म समझ जाओ कि अच्छा ये ऐसा है, इधर ऐसे करेगा, ये ऐसा बिहेवियर आएगा इसका. तो अगर उसके बिहेवियर को तुम समझ जाओ तो तुम्हें उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, तुम इजिली उसका प्रोडक्ट बता सकते हो.
ओके यहाँ पे इजीली तुम उसका प्रोडक्ट बता सकते हो। जैसे तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ चुके हो ना, और अब मैं कोई भी एसिड लिखती हूँ या बेस लिखती हूँ, तुम उसका प्रोडक्ट बना लेते हो ना। आर यू एबल टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस नाउ? Yes, ma'am. Yes, या ma'am. Yes, कॉम्बिनेशन चेंज कर देते लेकिन फिर भी तुम लोग क्या करते हो, मतलब प्रोडक्ट आराम से लिख पाते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अब इस हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म सीखना है। उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी उसका मैकेनिज्म सीखेंगे, और इस मैकेनिज्म को सीखने के बाद में हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारी रिएक्शन जो होगी उसका प्रोडक्ट, उससे जो होता है स्टडी काफी इजी हो जाती है। तो हम लोग वही करते हैं। तो देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, तो उसको ब्रॉडली हम लोगों ने किसी वे में क्लासिफाई किया है। तो हम लोगों ने क्या कैसे क्लासिफाई किया है, एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या, जैसे तुमने ये वाली रिएक्शन तो पढ़ी होगी, क्लास 10th में सबने पढ़ी होगी ये वाली रिएक्शन। Yes, ma'am. yes, ma'am. ये सबने पढ़ी होगी ना, सबको याद होगी। तो देखो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब इसको परेशान करने कौन आया, क्लोरीन। तो यू कैन से देयर कैन बी एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इट कैन बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो जो उसको परेशान करने आया। ये बेचारा बैठा हुआ था, इसने इसको डिस्टर्ब किया। कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीएजेंट, जो उसे परेशान करने आया। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हुई होगी तब हुआ कैसे होगा, उसके अंदर जाते हैं, उसको अंदर डायसेक्ट करते हैं। तो अंदर क्या करते हैं, क्या हुआ होगा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स थे और क्लोरीन ने आकर के उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर दिया, रिएजेंट ने उन्हें परेशान किया। तो वो क्या करता है, रिएजेंट उसको बोलता है, जो जहां कहां पर जाकर के अटैक करता है, जो रिएजेंट होता है वो सबस्ट्रेट को अटैक करता है। ठीक है, ताकि अपनी रिएक्टिविटी को वो शो कर सके। तो कैसे परेशान करता है, तुम्हें किसी को परेशान करना हो तो तुम कैसे परेशान करते हो, उसकी कमियों पे जाते हो ना, यू सर्च फॉर दी वीक पॉइंट। जैसे किसी को टिकलिंग बहुत होती है, तुम जाकर के उसको टिकल कर करके परेशान करने लगते हो। किसी को किसी और चीज से इरिटेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल योर सिबलिंग्स कैसे परेशान करते हैं तुमको, या तुम अपने सिबलिंग को कैसे परेशान करते हो, उसकी कमियों को ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? डज इट हैपन और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, इसकी वीकनेस ढूंढेगा ताकि मैं उसको वहां पे जाकर के परेशान कर सकूं। मतलब जैसे तुम्हें टिकलिंग से होती है या किसी को टैपिंग से प्रॉब्लम होती है, जो भी उसकी वीकनेस है उसको ढूंढेगा और वहीं पे जाकर के अटैक करेगा। अब उस अटैक करने की वजह से क्या होगा, कार्बन जो सबस्ट्रेट होगा उसका कोई ना कोई बॉन्ड, मतलब वो जो बंदा है ना वो बहुत कंट्रोल करेगा कि गुस्सा ना दिखाए ना दिखाए ना दिखाए, बट कहीं ना कहीं तो उसे गुस्सा आ ही जाएगा और उसकी जो वीकनेस है वो होने लगेगी परेशान। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो वीकनेस की तरह क्रिएट करने लगेगा। जैसे इमेजिन करो कि तुमने वॉर वाली मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, तो उसी में इमेजिन करो कि क्या हुआ, तुम्हें एनिमी ने जाके अटैक किया, तुमने अपने आप आसपास फोल्ड बना रखा है, तुम रेजिस्ट कर रहे हो उसका अटैक, बट कहीं ना कहीं तो तुम्हारी वीकनेस होगी। जैसे इसके 4 गेट्स थे बट एक गेट वीक था, तो वहीं से वो टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, वहीं से वो Yes, टूटेगा या ma'am. नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बॉन्ड वीक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका वीक बनने का मतलब क्या है, इस तरफ से जो रिएजेंट है वो अपने आप को अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसा होगा कि नहीं, रिएजेंट अपनी जगह बनाने लगेगा और उसको हटाने लगेगा। तो ये स्टेज कैसी होती है, इंटरमीडिएट स्टेट। ना रिएजेंट पूरी तरीके से जगह बना पाया है, ना हाइड्रोजन पूरा निकल पाया। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज क्या, इंटरमीडिएट स्टेज। कैन यू फॉलो दिस? साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन ऐड हो रहा है। कैन यू फॉलो दिस? इमेजिन करो, तुमने वॉर की वाली मूवीज में देखा होगा ना, दरवाजा टूट रहा होता है एंड जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो घुस रहे होते हैं। बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली।
Can you imagine something like that? Yes, ma'am. That Yes, is an ma'am. intermediate state where you haven't captured the fort also, and the fort is also getting, we are also losing our, मतलब हमें ये भी पता चल रहा है हम lose भी कर रहे हैं, फिर भी fight कर रहे हैं, और वो एंट्री भी मार रहा है. दिस इज माई इंटरमीडिएट स्टेज. फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा और ये पूरी तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू विल गेट दी प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसी जो ये पूरा प्रोसेस है, किसी भी एक रिएक्शन को हम लोग तीन हेडिंग्स के अंदर स्टडी करते हैं. तो कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं जिसके अंदर से हम लोग स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले होती है वी स्टडी द टाइप्स ऑफ रिएजेंट. किस टाइप के रिएजेंट्स हमारे पास अटैक करने को आ सकते हैं, मतलब एनिमी का बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. जैसे तुम्हारी मेनी ऑफ यू माइट बी एथलीट्स, तो जब तुम किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट मैच खेलने जाते हो तो उस टीम की वीकनेसेस पे स्टडी करते हो या नहीं करते हो, कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये वीक प्लेयर है, ये लोग ज्यादातर ऐसे गोल करते हैं, या इनकी स्ट्रैटेजी जनरली ये रहती है. डोंट यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ योर ओपोनेंट? It's a normal thing. So here also we are going to study the behavior of our opponent, which is our reagent. Can you get this part? Can you get this part? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. देन हम क्या करेंगे, अब जब रिएजेंट हमारे पर अटैक करने आ ही जाएगा, हम नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे. सो वी नीड टू स्टडी कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, मतलब हम कैसे रिफ्लेक्स शो करेंगे, हमारा रिपरकर्शन कैसा आएगा, मतलब व्हाट विल बी आवर बिहेवियर. तो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ, मतलब बॉन्ड जो टूटेगा, हमारा रिपरकर्शन यहाँ क्या आएगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो विल स्टडी टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज. देन बॉन्ड जब टूट जाएगा और इंटरमीडिएट जो बनेगा वो किस टाइप के बनेंगे, हम लोग वो सब पढ़ेंगे. बॉन्ड टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स बॉन्ड ये पढ़ेंगे. और बॉन्ड टूटेगा क्यों? क्योंकि उसकी वीकनेस होगी. तो वीकनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीकनेस कहाँ से बॉन्ड टूटता है उसको हम बोलते हैं इफेक्ट्स. इफेक्ट्स, तो हमें इफेक्ट्स पढ़ने हैं. फाइन. तो इफेक्ट्स चार तरीके के पढ़ने होते हैं, दो मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो इफेक्ट्स होते हैं जहां से हम उसकी वीकनेस निकाल सकते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं परमानेंट जो हमेशा मॉलिक्यूल में रहते हैं, और दूसरे वाले होते हैं टेम्पररी जो कभी कभी मॉलिक्यूल में डेवलप होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर सबस्ट्रेट में डेवलप होते हैं. परमानेंट तीन तरीके के होते हैं, तुमने ये सब देखे होंगे स्कूल क्लासेस में. इंडक्टिव इफेक्ट कराया होगा, I think you might have done in your school. Yes, ma'am. Resonance और mesomeric effect. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस वाला बहुत यूज होता है. एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन इफेक्ट्स अपने को करने हैं. टेम्पररी इफेक्ट एक ही होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं है. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे जो लंबा टॉपिक जाने वाला है वो यही है, दिस वन. ओके, सबसे लंबा टॉपिक यही जाने वाला है. फाइन. तो हम लोग मतलब हमें ये चार कैटेगरीज अच्छे से पढ़नी है, और ये सबसे लंबा होने वाला है, इसलिए मैं सबसे एंड में उसको पिक कर रही हूँ. मैं पहले सिंपल वाली चीजें पढ़ा देती हूँ. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज. टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, तो देखो क्या होता है, कार्बन किस टाइप के बॉन्ड्स बनाएगा, कार्बन विल मेक विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, Covalent. covalent. And how are covalent bonds formed? Sharing of pair By of sharing of electrons. electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाएगा. ठीक है, तो कार्बन तो जनरली बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स. एंड हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म? दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब कोई रिएजेंट उसको परेशान करने आता है तो कार्बन जो होता है अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है, दो तरीके के बिहेवियर शो करता है। एक तो कैसा होता है, एक फिजन होता है होमोलिटिक फिजन, एक टाइप का फिजन होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंपाउंड है, ओके, ए एंड बी मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। अब क्या है, अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मिडिल में कब रहेगा, कब चांसेस हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहे, व्हेन द बॉन्ड इज विच कैटेगरी, मिडिल में कब रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो ए और बी में। यस, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जैसे जिसमें या फिर हम कहें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो टाइप में, Yes, ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो निग्लेजिबल हो, तब जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब ये बॉन्ड क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कंपैरेटिवली इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अगर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं ड्यू टू एनी सोर्स, हम इसको बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। देयर विल बी नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकरिंग। सी, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो जब तुम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हो, जब तुम्हारे ऊपर कोई लॉस या गेन का चार्ज नहीं लगता है, ये कह लो, या फिर कोई मतलब तुम यू डोंट बिकम अ चार्ज स्पीशी, नो लॉस नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बनने वाला इंटरमीडिएट होता है, बिकॉज उसमें एक फ्री एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तुमने ये टर्म सुना होगा, मतलब जनरली जो ब्यूटी क्रीम्स की ऐड होती हैं या फिर ऑयल्स की ऐड होती है, उनमें तुमने ये टर्म सुना होगा, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? Yes, ma'am. तो क्या Yes, होते हैं ma'am. फ्री रेडिकल्स, मतलब हाँ, तो यहाँ पर हमें इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी विल हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी और नॉट, अपने आप तो टूटने वाला नहीं है ये, यू विल हैव टू प्रोवाइड, क्योंकि इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन देम, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम। एंड इसीलिए जब भी हमें होमोलिटिक बॉन्ड को तोड़ना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो हमें या तो फिर उसमें सनलाइट देनी पड़ती है, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि हम बॉन्ड को तोड़ सके। यू नो बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे हमें सनलाइट देनी पड़ती है, या फिर मतलब कोई भी फोटोन, यूवी रेज, कोई भी टाइप की एनर्जी, या फिर हीट करना पड़ता है, या फिर कह लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, सो दैट द बॉन्ड शोज क्लीवेज। सो एनीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक फिशन। अपने आप तो नहीं टूटने वाला है वो, अपने आप से टूटने नहीं वाला है वो। कैन यू गेट द बाय? That is why nitrogen is so stable. Nitrogen inert क्यों है? Ma'am, there is Nitrogen, no electronegative difference between the two yes, and and atom. 3 bonds बना रखे हैं, And 3 bonds are there. तो बहुत एनर्जी लगने वाली है तोड़ने के लिए। That is the reason nitrogen is inert. ओके, और हमने एनर्जी दी, इनको प्रोवाइड करी, इसीलिए यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुमने दी उनके वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, सो दे आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स। These particles also tend to have high energy. Can you get the whole logic behind them? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, please can you explain intermediate free radical once again? इसमें जो ये बनता है, ये यहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो ये जो बन रहा है ना, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो खड़ा है और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो खड़ा है, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। They are called as free Okay, radicals ma'am. because they are not having any charge. I'll explain it to you. जैसे क्लोरीन, तुमने ये वाली रिएक्शन ये क्लास 10th में पढ़ी थी ना, कि ये Cl2 इसको अटैक करने जाता है, ये तुमने पढ़ा है ना क्लास 10th में। तो क्लोरीन कैसा होगा, क्लोरीन कैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है, इस कैसा फिजन शो करेगा?
होमोलिटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन में हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन में सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। क्या समझ पा रहे हो क्यों प्रोवाइड करते हैं? इस रिएक्शन में सनलाइट क्यों प्रोवाइड करी? अभी रीजन क्लियर हुआ? ये जो तुमने क्लास 10th में रिएक्शन करी थी, यहाँ सनलाइट क्यों प्रोवाइड करी? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निग्लेजिबल है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वी टेक इट एज निग्लेजिबल। तो यहाँ कोई वीकनेस है क्या? नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन में पोलैरिटी डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। तो इस केस में हमें ही उसे फोर्स करना पड़ेगा, भाई रिएक्शन कर लो, हमें खुद एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और हम जब खुद बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बनने वाला है बोलो? ये क्या लिखेंगे हम लोग? ये जो बने हैं इनको क्या बोलेंगे? Free radicals. यस, तो कौन Free से फ्री radical. रेडिकल्स? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. अब देखो, ये था मीथेन, यहाँ पे भी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट वगैरह यूज करेंगे या हीट करेंगे, कुछ भी इस तरीके से करेंगे। और ये क्या होगा, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अपना अपना लेके चले जाएंगे। देखो, अपना अपना लेके चले जाएंगे। और यहाँ पर ये जो बचा है इसको क्या बोलोगे? मीथेन में से जब हाइड्रोजन एक हट जाता है किसी भी, यू नो व्हाट आर एल्केन्स? यू नो व्हाट आर एल्केन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर किसी भी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तब हम यू कॉल इट एज एल्काइल्स। Alkyl. ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेथ का क्या बन जाएगा? Methyl. मिथाइल। और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सो इट विल बी कॉल्ड एज मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ऐसे ही C2H6 से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो C2H6 किसका नेम होता है? एल्केन होते हैं, CnH2n+2 Ethane. and stands for number of carbon atoms। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा एल्केन का, n की वैल्यू 2 रखी तो C2H6 बना। इतना तो थोड़ा थोड़ा पता होगा ना सबको। कार्बन 1 होता है तब हम उसे मेथ बोलते हैं, 2 होता है तो उसे एथ बोलते हैं, 3 हो जाता है तो प्रॉप बोलते हैं, 4 हो जाता है तो क्या बोलते हैं? Bute. 5 हो जाता है तो क्या बोलेंगे? Pent. Pen. और 6 हो जाता है तो क्या बोलेंगे? Eggs. X. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2। और ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। कार्बन तो ये क्या हो गया, एल्केन। Ethane. ठीक है, इथेन। ऐसे नेमिंग करा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और कैसा फिजन करेंगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता नहीं है, तो फिजन कैसा होगा? Homolytic Homolytic. fusion. होमोलिटिक। और यहाँ पे जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? Ethyl C2H6. free radical and hydrogen free radical. यस, एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इसीलिए जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स या ये सब चीजें होती हैं उनमें बोला जाता है फ्री रेडिकल्स डाले जाते हैं ऑन पर्पस, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आर वेरी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। उससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। वो जाके देखो, ये डिस्टर्ब हुआ, इसने इसको डिस्टर्ब किया। ऐसे ही वो जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारी स्किन के पार्टिकल्स को या फिर हमारे ब्लड वेसल्स को या ब्लड के पार्टिकल्स को उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से डोंट यू थिंक ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज? Don't you think Yes, blood ma'am. circulation will increase, which is good for our health? Okay, even ऑयल्स में डाला जाता है। ऑयल्स में क्यों डाला जाता है? क्योंकि यू नो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, मतलब क्या होता है वो सब। देखो ये सब ऑर्गेनिक की चीजें ही हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो थिक होने लगता है। तो अगर इसमें फ्री रेडिकल्स डाल देंगे, veins में डिपॉजिट होता है तो बहुत प्रेशर हो जाता है यस, तो ब्लड अगर हम फ्री रेडिकल्स डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो डिपोजिशन है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा?
जैसे घर में कभी बहुत Yes, ma'am. डस्ट बैठ जाती है किसी पाइप में और उसमें एकदम फ्लो से पानी डाला जाता है तो डस्ट क्लियर होती है कि नहीं, सिल्ट क्लियर Yes, होती है कि ma'am. नहीं। Yes, उस ma'am. तरीके से जो तुम्हारी वेन्स में प्रॉब्लम आ रही है उसी में ही जब बहुत फ्लो से फ्री रेडिकल्स डाले जाएंगे और वो जाकर के टकराएंगे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, डोंट यू थिंक इट विल गेट क्लियर ऑफ, it will get cleared. So that is the Yes, ma'am. reason ऐसी जानबूझ के चीजें की जाती है. That's why you are asked to sit in the sunlight so that sunlight creates some homolytic fission. It generates your free radicals and that free radicals can be used by the body. Can you follow all this? They are all related with your normal day-to-day life functions. Can you follow this? Yes, ma'am. अच्छा, C6H6 सबने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हो? Benzene. Benzene. अब इसमें सपोजिंग मैंने होमोलिटिक फिजन करा दिया और यहाँ पे बना C6H5 एंड ये, तो इसको कौन सा बोलोगे? ये कौन सा फ्री रेडिकल है? बेंजाइल। नो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये हमेशा याद रखना. दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल. ये हमेशा याद रखना कि C6H5 से कभी भी C6H6 से कभी भी तुम एक हाइड्रोजन कम करोगे तो कहने को तो उसको बेंजाइल बोलना चाहिए बट IUPAC बोलती है उसको हम बोलते हैं फिनाइल. फिनाइल, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल. लाइक फॉर एग्जाम्पल C6H6 में से हाइड्रोजन निकाल दो और OH लगा दो. ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर यही कर रहे हैं. तो देखो कंपाउंड क्या बनना चाहिए? OH. Phenol. Phenol. ठीक है, तो वैसे तो इसको नाम देना चाहिए बेंजोल क्योंकि हम एल्केन का नाम कैसे करते हैं? एल्केन में से ई काट दो प्लस ऑल, यू नेम अल्कोहल, ऐसे लिखना चाहिए. तो इसका नाम बेंजोल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि C6H5 आ गया और C6H5 का नाम क्या है? Phenyl. फिनाइल प्लस ऑल. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Phenol. फिनॉल. वी डोंट कॉल इट एज बेंजोल. कैन यू गेट माई पॉइंट? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट होता है ज्यादातर बच्चों के लिए. लेकिन अब तुम्हें क्या क्लियर है कि नहीं? अगर तुमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो उसको बेंजोल मत कहना, उसको क्या यूज करोगे टर्म? फिनाइल. Phenyl. कैन यू फॉलो इट? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर तुम बोलोगे बेंजाइल किसको बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्कूल की क्लासेस में बेंजाइल का नाम सुना ही होगा तुमने, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा बेंजाइल का नाम. ठीक है, तो ये होता है टॉलीन. टॉलीन मतलब बेंजीन के साथ एक एक्स्ट्रा CH3 लगा होना, इसको हम बोलते हैं टॉलीन. अब कभी भी बेंजीन रिंग हो प्लस एक एक्स्ट्रा कार्बन हो, बेंजीन रिंग के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन हो तो हम उसे बोलते हैं बेंजाइल. बेंजीन रिंग प्लस वन मोर कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल. जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है प्लस एक एक्स्ट्रा कार्बन है या नहीं है? सी बेंजीन रिंग है प्लस Yes, एक्स्ट्रा ma'am. कार्बन है, तो अब हम इसे बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल फ्री रेडिकल. कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिनाइल एंड बेंजाइल? Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन प्लस वन मोर कार्बन containing this, what is CHO functional group called as? CHO को क्या बोलते हो? Aldehyde. Aldehyde. ठीक है, ये मैं बाद में भी तुम्हें करा दूंगी, बस मैं ब्रीफली तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. तो ये देखो बेंजीन है प्लस कार्बन कंटेनिंग है, तो यहाँ फिनाइल यूज करें या बेंजीन यूज करें? Benzyl. सो दिस इज कॉल्ड एज Benzyl. बेंजाल्डिहाइड. हम बेंजाल्डिहाइड. कैन यू सी द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड? फिनाइल वाला क्यों नहीं टर्म यूज किया, बेंजा क्यों यूज किया? Yes, ma'am. सिमिलरली COOH किसके लिए यूज करते हो? Acetic acid. Acid. Carboxylic acid. Carboxylic COH acid. बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ फिनोइक एसिड लिखोगे या बेंजोइक? Benzoic. Benzoic. Benzoic acid. Can you get why benza term is used over here? Yes, ma'am. Difference. अगर Yes, कार्बन, ma'am. अगर तुम बेंजीन से एक हटा दो तो फिनाइल, और एक का बेंजीन पे एक कार्बन ऐड कर दो तो बेंजाइल. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am.
ठीक है, अब तुम्हें होमोलिटिक फिजन समझ में आ गया। होमोलिटिक फिजन तुम्हें क्या प्रोड्यूस करके देता है? होमोलिटिक फ्री रेडिकल्स। Free radicals. रेडिकल हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या फ्री रेडिकल्स हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। इट कैन बी बाय हीटिंग, by providing energy in the form of sunlight or photons, anything like that. So if you can follow all this, shall I move ahead? Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you can follow all this, let's us move ahead. तो homolytic fission तो समझ में आ गया, मतलब equal homolytic fission basically क्या हुआ? Fission क्या हुआ? Taking away the shared pair of electron individually. Pair of इलेक्ट्रॉन बाय द एटम, ठीक है। और अगर हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, मतलब दोनों लोग खेलने आए, एक बैट लेके आया, एक बॉल लेके आया, दोनों अपना बैट और बॉल लेके चले गए, मतलब एक ने जो बैट लाया था वो बैट लेके चला गया, जो बॉल लाया था वो बॉल लेके चला गया। सबने ऐसे तो गेम खेला ही होगा ना अपनी कॉलोनी में। तो यहाँ पे तुम प्रॉफिट या लॉस में हो क्या? प्रॉफिट या लॉस में हो No, क्या? ma'am. So there No, is ma'am. no charge created. That is why there is no charge created on the intermediates. On the intermediate. और फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी इज प्रोवाइडेड। क्या ये तीनों पॉइंट्स याद हो गए तुम्हें? क्या ये तीनों पॉइंट्स याद हो गए? Yes, ma'am. चलो, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स तो Yes, पढ़ लिए, ma'am. मतलब अपना बैट लेके जाओ, हम अपना बॉल लेके जाते हैं और दोनों ने अपनी दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? होमो के बाद क्या आता है? Heterolytic fission. So there will be heterolytic fission. ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा कि दो तरीके से हो सकता है। या तो हम